आज हमारे साथ जबलपुर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सबसे बुजुर्ग और वेटरन और वरिष्ठ खिलाड़ी रामपाल रजक जी उपस्थित हैं। हम लोग इस समय जबलपुर की फुटबॉल नर्सरी कहे जाने वाले शिवाजी ग्राउंड पे हैं और सुबह का वक्त है। मैं रामपाल रजक जी को आज हम लोग यहाँ पर इस लिए आए हैं कि जबलपुर की फुटबॉल क्या थी, क्या हो गई और उसका भविष्य क्या है, इन सब तमाम बातों पर हम लोग यहाँ बात करने आए हैं। हम लोग बात करें उसके पूर्व में यह बताना चाहूंगा कि रामपाल रजक जी की इस समय जो मौजूदा उम्र है वो 77 साल है और इन 76 साल है और वो 77 साल के हो जाएंगे। पिछले 76 साल से वो फुटबॉल उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वो जबलपुर के तमाम फुटबॉल नर्सरी जहां पर फुटबॉल सुबह शाम खेली जाती है वो वहां पर जाते हैं। जबलपुर का कोई भी ऐसा स्थानीय फुटबॉल मैच ना ही है जहां पर उनकी उपस्थिति नहीं रहती है और जानने वाले जानते हैं कि वे जो आउटलाइन है उससे वो पूरे समय दौड़ते रहते हैं। अपनी टीम के खिलाड़ियों को और विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को वो नसीहत देते रहते हैं बाहर से। तो मैं रामपाल रजक जी का यहाँ स्वागत करता हूँ और मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी जो प्रारंभिक फुटबॉल का जो आपका ने शुरुआत की वो कैसे हुआ? पैदा होने के बाद जब हमने उम्र संभाला 17 साल के हुए, हमारे दादा हमारे पिताजी सबने फुटबॉल खेली। हमारे बड़े भाई डॉक्टर आर सी रजक मध्य प्रदेश के क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी थे। डॉक्टर आर सी रजक को सभी लोग जानते हैं। उसी क्रम में हमने भी फुटबॉल खेली। 1968 में मैं कैंट हीरोज क्लब जबलपुर से स्टार्ट किया फुटबॉल। मैंने मध्य प्रदेश के सभी टूर्नामेंट में टीम लेके गया, खेला कूदा, जीता हूँ। मुझे हार तो बर्दाश्त नहीं है। उस समय SR देव जबलपुर डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश के फुटबॉल सचिव हुआ करते थे। उनके समय में अत्यधिक फुटबॉल होती थी, रेलवे ग्राउंड में, पुलिस ग्राउंड में, शिवाजी ग्राउंड में, इवन खमरिया के और विद्यानगर में फुटबॉल होती थी। उनके पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को तैयार किया, अमित रंजन देव को। उस समय तो बहुत फुटबॉल होती। जब से अमित रंजन देव बना है, इस काबिल तो नहीं है पर पिताजी ने अपने लड़के को अपना स्थान दिया है। इनका पारिवारिक बिजनेस है, फुटबॉल से इनको कोई लेना देना नहीं। तो इसी क्रम में फुटबॉल खत्म हो गई। तो हम इस जो मुद्दे को है कि जबलपुर की फुटबॉल कैसे खत्म हुई उसको हम बाद में बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके समय जब फुटबॉल हुआ करती थी और आप कैंट हीरोज से आपने अपने कैरियर की शुरुआत की और 1974 में आप रेलवे में ऐसे फुटबॉलर खिलाड़ी कोटे के रूप में आपका मतलब आपको नौकरी मिली। तो जो जबलपुर का 6वें और 7वें दशक का समय, जैसा आपने अपने बड़े भाई साहब डॉक्टर RC रजक का जिक्र किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय की जो जबलपुर की फुटबॉल थी उसकी मतलब क्या ख्याति थी, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। बताया जाता है कि 6वें दशक की शुरुआत में जबलपुर यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो फाइनल मैच हुआ था वो 3 बार हुआ था और अंत में जाकर नागपुर में उसका निर्णय हुआ। कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया विनर है। जी। उसमें बड़े भाई डॉक्टर RC रजक को बहुत जबलपुर के सब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के थे उस समय। तो आपको याद है उस समय RC रजक के साथ कौन कौन खेला करता था? नागा स्वामी जी और आप जॉर्ज एम्ब्रूस तो खैर नहीं खेले। जॉर्ज एम्ब्रूस आर्मी में थे, वहां से वो गोवा चले गए रिटायरमेंट के बाद। वहां से इंडिया टीम से 2-3 फॉरेन टूर किए, मर्डेका, कुआलालंपुर, रशिया तक गए हैं और फिर उनका अपॉइंटमेंट बॉम्बे, सेंट्रल बॉम्बे में हुआ। वहां से वो काफी कुछ खेले हैं। उसके बाद जबलपुर आ गए ट्रांसफर, यहाँ भी काफी खेले हमारे लोग के साथ। अभी उस समय वो दुनिया में नहीं है, उनकी याद हमें बहुत आती है। बादल बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। जबलपुर के पुराने खिलाड़ियों में सबसे अच्छे रंगा स्वामी, राजकुमार, गंगाधर, शहीद भाईजान, कदीर अहमद, अभी वर्तमान में बबला करके कहते हैं रमेश कुमार रजक, वो भी अच्छे खिलाड़ी थे। मदन लाल अच्छे खिलाड़ी थे, किशन लाल, मदन लाल। खिलाड़ी जबलपुर में बहुत पैदा हुआ, पर अब खिलाड़ी पैदा होना खत्म हो गए क्योंकि अमित रंजन को फुटबॉल का कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना एसोसिएशन चलाना, उनका एसोसिएशन चलाना एक बिजनेस हो गया पारिवारिक। उसी स्तर में वो फुटबॉल चलाते हैं, उनको बात करने का तमीज नहीं। इसी क्रम में फुटबॉल खत्म हो गई। तो शिवाजी ग्राउंड का भी यहाँ फुटबॉल होती है, इसका भी किराया लगता है 500 रुपए। पता अगर एक मैच खेलने
खेलना है एक दिन। तो एक दिन का मैच का 500 रुपए एक दिन लगेगा। का। लेकिन आप लोग के समय में जबलपुर के कोई भी जो मैदान थे, किसी में लोग कोई जाते थे और वहां पर जाकर फुटबॉल मैच का आयोजन हो जाता था। उस समय रेलवे स्टेडियम था, शिवाजी ग्राउंड के पुलिस साथ ग्राउंड। और पुलिस ग्राउंड हुआ करता था। ये एक और दूसरा विश्वविद्यालय का ग्राउंड था और गैरिसन ग्राउंड था, गैरिसन साइंस ग्राउंड कॉलेज का मैदान थी। लेकिन मैं अब ये देखता हूँ कि शिवाजी ग्राउंड के अलावा जितने भी फुटबॉल मैदान हैं वो सूने हो गए। लेकिन आपके समय तमाम सभी ग्राउंड खुले हुए थे, मतलब कोई भी आ जा सकता था। अभी सभी ग्राउंड कवर हो गए हैं। हाँ जी। यहाँ घुसने का भी पैसा लगता है। हाँ अब फुटबॉल संघ 500 रुपए प्रतिदिन देगा, जी। तो टूर्नामेंट कराना, ग्राउंड की कंडीशन बहुत खराब है। जी। जब ये ग्राउंड बना तो इसके नीचे का जो स्तर है बहुत खराब है। जी। तालाब साफ हुआ तो इसकी मिट्टी लाके यहाँ डाल दी गई थी। जी। तो जब पानी गिरता है तो ये दलदल हो जाता है। दलदल हो जाता, कीचड़ हो कीचड़ हो जाता। तो मैं आपसे उस्ताद ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जब उस समय जो 74 में आपने खेला, आपने 2 बार मध्य प्रदेश के लिए संतोष ट्रॉफी में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि उस समय की फुटबॉल और आज की फुटबॉल में क्या अंतर आ गया है? अब क्या हुआ कि अमित रंजन देव ने जब अपना चाय लिया जी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मध्य प्रदेश जी संघ का, जी उसके बाद उसने अपना एक क्लब बना लिया, जी लॉयंस क्लब। जी अब सवाल है किसी को राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी में खेलना है तो उसके क्लब से खेलना पड़ा। अच्छा अच्छा। और यहाँ तक देखा गया है कि फुटबॉल किसी को संतोष ट्रॉफी में भाग लेना है तो उसको 25,000 रुपए अमित रंजन देव को देना पड़ेगा। बगैर दिए उसका काम नहीं बनेगा। ये सब हो गया। मतलब खेलों में भी अब रिश्वतबाजी आ गई है। रिश्वतबाजी आ गई। तो लेकिन आपके समय तो ये हुआ करता था कि जो आपके समय के कोच या उस्ताद हुआ करते थे वो जो बच्चों को मैदान से ले जाकर फुटबॉल खिलाते थे और फुटबॉल को खेलने के बाद संतोष ट्रॉफी जैसे मैं मतलब मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता था, तो मतलब एक अंतर ये आ गया है कि उस समय कोच खिलाड़ियों को अपने घर से हाथ पकड़ कर ले जाते थे। लेकिन अब ये स्थितियां हो रही कि जो खिलाड़ी वो मैदान से बाहर हो गए, अगर उनके पास पैसा नहीं है देने को तो वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक जो खेल के मामले में हम मैदान के बारे में बात करें कि जो पहले फुटबॉल में जैसा माना जाता है कि इसमें स्टेमिना और स्किल दोनों होना चाहिए, तो आज आपको क्या लगता है? मतलब जैसे कि हम इतने टेलीविजन में तमाम लीग के आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप आता है, तो वहां की फुटबॉल और हमारी जो जबलपुर की और इस समय नेशनल फुटबॉल है, कलकत्ता के फुटबॉल क्लब है, तो आपको ये क्या लगता है कि जो जबलपुर का राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शन है या कहाँ हम लोग मात खा रहे हैं? स्टेमिना में, स्किल में? स्टेमिना स्किल तो खैर आदमी हासिल कर सकता है जी। खिलाड़ी को सबसे बड़ी चीज है, जितने भी बड़े क्लब हैं, चाहे कलकत्ता का हो या दुनिया का कोई भी क्लब, बड़े बड़े क्लब है, उनके पास पैसा है जी। खिलाड़ी को वो खरीदते हैं जी। तभी खिलाड़ी खेल सकता है जी। फ्री में फुटबॉल नहीं होती। खिलाड़ी को परिश्रम करेगा तो उसको डाइट चाहिए, खेलकूद का सामान चाहिए। हमारे जबलपुर के खिलाड़ी खेलकूद के सामान के लिए मोहताज हैं। छोटे छोटे क्लब हैं, गरीब स्थिति का है। सरकार से कोई एसोसिएशन ग्रांट लेता नहीं तो कोई क्लब चल ही नहीं पाते हैं जी। उसका हिसाब भी नहीं दे सकते ना। इसी कारण फुटबॉल बहुत पीछे रह गई। जी जी। आज आप आईपीएल देख रहे हो, उसमें भी खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, फुटबॉल में भी खरीदे जाते हैं, पर हमारे जबलपुर में फुटबॉल खेलने के लिए पैसा देना पड़ता है। नहीं, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि उस समय जो आपके समय में जो फुटबॉल क्लब थे, उन कुछ आप उनके नाम बताने चाहेंगे जो बड़े मतलब जिनका तूती राष्ट्रीय स्तर पर रहती थी? उस समय कौन कौन से क्लब थे? इग्लेट्स क्लब, ब्लूज क्लब जी, जबलपुर स्पोर्टिंग जी, मद्रास 11 जी, रजेग स्पोर्ट्स, जी, इस प्रकार के बहुत क्लब थे, खमरिया रोवर्स, जी, चैलेंजर। जी। तो क्लब बहुत थे उस समय, कोई ऐसी बंदिश नहीं थी। लोग अपना चंदा करके यहाँ से पैसा इकट्ठा करके क्लब चलाते थे। जी। अब क्लब चलाना बहुत मुश्किल है कोई भी क्लब। तो इसलिए अब अच्छा एक चीज और है, जो आप एसोसिएशन की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ की, पहले जबलपुर में स्थानीय तौर पर बहुत से लीग फुटबॉल प्रतियोगिताएं होती थी। अब उसकी क्या स्थिति है? अब ये कि कोई यदि टूर्नामेंट कराना चाहेगा तो उसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा जी, क्योंकि उस आदमी के पास यदि कम से 50,000, 2 लाख, 3 लाख रुपए तभी टूर्नामेंट करा सकता है। उसको रजिस्ट्रेशन का पैसा देना पड़ेगा एसोसिएशन को, और पूरा खिलाड़ियों को देना पड़ेगा, इनाम ट्रॉफी लाना पड़ेगा। तो टूर्नामेंट कराने में खर्चे बहुत है। क्योंकि अमित रंजन किसी को फ्री में फुटबॉल नहीं खेलने देता।
जैसे मैंने आपको बताया कि संतोष ट्रॉफी खेलना तो 25,000 रुपए देने ही पड़ेगा, जी इसीलिए कोई भी लड़का नहीं खेल पाता है। माँ बाप कहाँ से पैसा देंगे बच्चे को 25,000 रुपए संतोष ट्रॉफी का। आजकल संतोष ट्रॉफी खेलने के बाद में भी नौकरी नहीं लगती। जरूरी नहीं है कि आदमी ने संतोष ट्रॉफी खेली तो उसको नौकरी मिलेगी। सभी, क्योंकि जबलपुर के जितने डिपार्टमेंट है पहले इनकी सबकी फुटबॉल टीम थी जी। और सभी जगह मतलब फैक्ट्री, रेलवे, बिजली बोर्ड, तमाम सरकारी जो विभाग थे उनकी फुटबॉल टीम हुआ करती है। स्पोर्ट्स अकाउंट की भर्ती होती थी, धीरे धीरे सब जगह खत्म कर दिया है। जी। जब खेलकूद ही नहीं हो रहा है यहाँ पे तो वो भर्ती करके क्या करेंगे। जी, जी। ऐसे रेलवे में भी बड़ी मुश्किल से भर्ती होती है। जी। अभी रेलवे में 5-6 खिलाड़ी अच्छे स्तर के आए तो रेलवे टीम इंटर रेलवे में क्वालिफाई करके आके फिर नागपुर में जाके हारी है वेस्टर्न रेलवे से। जी। सबसे बड़ा एसोसिएशन है। मेरा मानना यह है कि सरकार यदि इन संघों को अपने अधीन ले ले, सब संघों को खत्म कर दे और खिलाड़ियों को नौकरी दे तो अच्छा हो सकता है। जी जी। स्पीड, स्टैमिना, स्किल सब अनुभव से मिल जाएगा जी। फुटबॉल। अच्छा, एक उस्ताद आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि पहले जबलपुर में हर 2-3 साल में संतोष ट्रॉफी का आयोजन होता था। अब तो जबलपुर में एक लंबा अरसा हो गया है कि जो फुटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी नहीं हो रही। उस समय संतोष ट्रॉफी लोग देखने आया करते थे, बहुत से बच्चे आते थे और वहीं संतोष ट्रॉफी एक जरिया बनता था लोगों को फुटबॉल के प्रति आकर्षित होने का। तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? एसोसिएशन। संतोष ट्रॉफी लेने के लिए जी एक अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था होना चाहिए। जी। राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल जो खेलते हैं वो अच्छे ग्राउंड में खेलते हैं जी। और जबलपुर में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं। अभी राइटोन स्टेडियम अच्छा बन गया है जी। शायद कल आप देखने गए थे? कल मैं देखने गया था, वहाँ पे लॉयंस क्लब ऑफ भोपाल का मैच है जिसमें लॉयंस क्लब 4-0 से हारी जी। ऐसे ये कल कोई टूर्नामेंट था क्या वहाँ? ये एमपी लीग करा रहे, घूम घूम के सब तरफ खेल रहे हैं, लेकिन उसका कहीं चर्चा या कहीं मीडिया में उसके बारे में जानकारी नहीं आ रही। छोटा सा दैनिक भास्कर में आ गया था जी, क्योंकि पत्रकार भी इनसे जुड़ना नहीं चाहते जी, क्योंकि इनकी हकीकत सबको मालूम। मतलब भोपाल के क्लब से लॉयंस क्लब लेक यूनिवर्सिटी है। अच्छा, लेक यूनिवर्सिटी, जागरण यूनिवर्सिटी 4 गोल मारी, वो तो गनीमत है कि 8 गोल नहीं मारी। हाँ। वो बहुत अच्छे स्तर की फुटबॉल खेल रहे थे। हाँ। और अमित रंजन के रहते हुए फुटबॉल अच्छे स्तर पे नहीं पहुंच सकती जी, क्योंकि इनका पारिवारिक बिजनेस है जी। तो एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि उनके जो पिताजी SR देव, सतरंजन देव थे, उनके और अमित रंजन देव के बीच में आप क्या उनकी कार्यप्रणाली में अंतर मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि SR देव कुछ समझता था जी फुटबॉल के बारे में जी। सर थोड़ी बहुत फुटबॉल उसने, उसके भाई ने सब खेली है, उसको कुछ अनुभव था जी। पर अमित रंजन देव को कोई अनुभव नहीं। हाँ। अमित रंजन ने कभी फुटबॉल नहीं खेली जी। अमित रंजन स्टेट बैंक भोपाल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ जी। मध्य प्रदेश टीम में इनके पिताजी जब मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी थे जी, उन्होंने इनको सर्टिफिकेट बना के दिया। अच्छा, ये मतलब फुटबॉल खिलाड़ी का सर्टिफिकेट दिया। तो स्पोर्ट्स अकाउंट में भाई इतनी पकड़ थी मध्य प्रदेश, तो उनका स्टेट बैंक भोपाल में अपॉइंटमेंट हुआ। हाँ। और जबलपुर में एक लड़का दशरथ उनके साथ में हुआ। हाँ। विजय दशरथ। हाँ। वो लड़का बाद में आके रेलवे ज्वाइन कर लिया। हाँ। और अमित रंजन वहां से ट्रांसफर आके जबलपुर आ गए। जब से एसोसिएशन चला रहे हैं, लोगों को काट काट के फुटबॉल को खा रहे हैं। ये फुटबॉल इनकी पारिवारिक बिजनेस हो गई है। अब हमने जितनी फुटबॉल खेला, हमको उसका अनुभव है, अनुभव साझा कर सकते हैं। हाँ। अनुभव कहीं कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। हाँ। वो तो आपने मतलब मैंने जैसा में बताया कि आपकी जिंदगी फुटबॉल के लिए में निकल गई है। मेरा तो फुटबॉल आपकी सांसों में है। मेरा तो रात बरात में फुटबॉल के बारे में सोचता, पर हम लोग इतने छोटे लोग हैं, इनके सामने कुछ कर नहीं सकते। हाँ। क्योंकि जब भी चुनाव होता है, श्रीमान आलोक चंद सौरिया जो कि अध्यक्ष हैं, इनके अंतर्गत वो होता है सब कुछ, अपने आवाज पे चुनाव कर लेते। क्लब वाले कुछ बोल नहीं पाते हैं और ये चुनाव संपन्न हो जाता है। ये अध्यक्ष बन जाते हैं, वो सेक्रेटरी बन जाता है। ये सब कार्यप्रणाली लगभग 20 वर्षों से चल रही। ये थोड़ा सा दमदार आदमी है। हाँ। इनसे कोई लड़ नहीं सकता। हाँ। खिलाड़ी छोटे छोटे हैं। हाँ। और क्लब छोटे छोटे हैं। हाँ। कुछ भी विवाद होता है, क्लब को सस्पेंड कर दिया जाता है, खिलाड़ी को सस्पेंड किया जाता है, 10,000 रुपए 20,000 रुपए जुर्माना भरते हैं जी। तो ये मतलब इतने तो आपने बताया कि जब फुटबॉल के मैदान के लिए 500 रुपए देने के लिए नहीं तो 10,000 रुपए का जुर्माना, उस खिलाड़ी को खेलना तो 10,000 रुपए देना पड़ेगा। तो कुछ रेफरी भी ऐसे हैं जी, कुछ ऐसा माहौल पैदा कर देते, खिलाड़ी गर्म हो जाता है जी, तो खिलाड़ी रेफरी उसको रेड कार्ड दिखाता है, बाद में विवाद होता है जी, बाहर के लोग अंदर घुस जाते हैं, खिलाड़ी की कोई सुरक्षा नहीं जी, मारपीट हो जाती है तो खिलाड़ी को साल के सस्पेंड किया जाता है, 10,000 जुर्माना, 5,000 रेफरी रख लेता है, 5,000
एसोसिएशन को चला जाता है। इस प्रकार की बात। एक चीज और है, जहां आपने रेफरी की बात की, तो जबलपुर का एक बड़ा मतलब ये एक बड़ी परंपरा रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा रही है कि जबलपुर में खिलाड़ियों होने के साथ साथ जबलपुर से जो टेक्निकल टीम निकलती थी, जो रेफरी देखा करते थे, उनमें से कई रेफरी राष्ट्रीय स्तर पर भी मैदानों में सीटी बजाते थे। तो आज स्थिति क्या है? अब नए रेफरी आ रहे हैं, मतलब जो खिलाड़ी के साथ इसमें मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स होते हैं, उसकी क्या स्थिति है जबलपुर? आजकल रेफरी, जबलपुर के रेफरी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और फुटबॉल बहुत एडवांस हो गई है। जी जी। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश राइटिंग चाहिए, कानून कायदा बहुत ज्यादा हो गया है जी। फुटबॉल से खेलना नहीं जानो, आपको फुटबॉल की जानकारी बहुत होना चाहिए। मैदान जो है कितना लंबा, कितना चौड़ा, क्या क्या पूरी टाइमिंग सब टेक्निकल ज्यादा बढ़ गए लोग। फुटबॉल के स्तर बहुत बढ़ गया और हमारे यहाँ का बहुत घट गया जी। क्योंकि यहाँ को इन्होंने सोचा नहीं कि फुटबॉल आगे बढ़ना चाहिए, पारिवारिक बिजनेस चला रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि ये तो हो गई जबलपुर की परंपरा पुरुष फुटबॉल की। हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे पीछे लड़कियां भी फुटबॉल खेल रही, महिला फुटबॉल भी आ गई है। तो आप तो मतलब जो नियमित रूप से देखते हैं, तो इसमें आपको क्या स्थिति लगती है? जबलपुर की महिला फुटबॉल एक प्रकार से खत्म हो गई। महिला फुटबॉल का कुछ भविष्य था क्या? पहले कोच थे अपने मद्रास लेवल से खेलते थे, जमील अहमद वगैरह में स्कूल में थे जी। वो कोच करते थे लड़कियों को करते थे, जमील अहमद। उस समय टीम चलती थी। उनके इंतकाल होने के बाद अब धीरे धीरे लड़कियां सब दूर हो गई। स्कूलों से जो संबंधित है, यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत है तो खेल लेते हैं, जैसे तैसे टीम बना के चली जाती है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। जी जी जी। तो मतलब कुल स्थिति में अगर आपकी हमारी जो बातचीत हुई है, उसका निचोड़ या उसका निष्कर्ष ये है कि जबलपुर की जो फुटबॉल बर्बाद हुई है, खिलाड़ी तो खेलना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मौजूद है, उसके लिए मैदान पर खेलने के लिए या टूर्नामेंट करवाने के लिए आपको उसका मतलब वहां का शुल्क देना पड़ता है। और तीसरा, जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, वो फुटबॉल संघ की है। जो फुटबॉल संघ के बारे में आपने इस बात पर कहा कि जो जबलपुर की स्थानीय फुटबॉल के कर्ता धर्ता है अमित रंजन देव, चाहे वो जबलपुर जिला फुटबॉल संघ हो या मध्य प्रदेश का फुटबॉल संघ हो, उन सबके वो कर्ता धर्ता है। उनके कारण जबलपुर की जो फुटबॉल थी, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा था, वो बर्बाद हो चुका है। और मुझे याद आता है कि इस सब की लड़ाई डॉक्टर आरसी रजक साहब ने भी बहुत लंबे समय तक लड़ी है। काफी लोगों ने लड़ी, वो सब इस दुनिया से चले गए जी। दुनिया में कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं जो लगभग 60 वर्षों से एसोसिएशन पे कब्जा करके अपना पारिवारिक बिजनेस बना लिए। पहले एसआर देव था, अभी अमित रंजन देव जी, अभी अमित रंजन देव है जी। तो इसके लिए क्या खिलाड़ी एकजुट नहीं होते? खिलाड़ियों को तो एकजुट होना चाहिए। नहीं हो पाते क्योंकि उनमें एकता नहीं है। एकता नहीं है खिलाड़ियों, क्लबों के अधिकारियों में भी एकता नहीं है जी। खिलाड़ी तो खेल खेलता है और अधिकारी जाके बोल देते हैं जी। माननीय आलोक चंद्र जी के घर पे इलेक्शन में जाता है, सभी क्लब के अधिकारी आके बैठते हैं, आइए कॉफी पीजिए, डोसा खाइए और सब हाथ उठा दीजिए। अमित रंजन सेक्रेटरी हैं और आलोक चंद्र अध्यक्ष जी। अच्छा, दूसरा एक और चीज है कि जबलपुर में पहले नगर निगम द्वारा ऑल इंडिया गोल्ड कप फुटबॉल होता था। अब वो टूर्नामेंट भी मेरे ख्याल से 10 से 15 साल हो गए, वो बंद हो गया। तो कम से कम उस फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन होने से एक माहौल तो बन जाएगा, कर सकते हैं, पर नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं, उनके पास तो बहुत स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। खेलकूद कराने की सोच होना चाहिए नहीं, लेकिन इसके लिए भी तो एसोसिएशन को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए कि भाई यहाँ पर गोल्ड कप हॉकी फुटबॉल होती थी, दोनों चीजें गायब हो चुकी है। उनको इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मध्य प्रदेश की सभी जगहों में इतनी फुटबॉल होती है कि आए दिन वो व्यस्त रहते हैं। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन में भी जुड़े रहते हैं, यहाँ मीटिंग जाना, प्लेन से बाहर जाना, इसी क्रम में बहुत व्यस्त रहते हैं वो। हाँ। नगर की फुटबॉल को आगे बढ़ाना है तो बहुत मुश्किल है जी। दूसरा एक और हुआ करता था कि जबलपुर की फुटबॉल की एक पहचान सुब्रतो कप में भाग लेने वाली नवीन विद्या भवन, लिरोड और एपीएन नर्मदा की टीम हुआ करती थी। अब वो भी जबलपुर की स्कूलों की फुटबॉल भी खत्म होती दिख रही है। ये होता था, ये हुआ करता था, किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, ये वाले भी कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मतलब एक तरह से हम देखें तो जो बुनियादी लेवल पर स्कूल में भी फुटबॉल खत्म हो गई है, कॉलेज लेवल पर विश्वविद्यालय थोड़ी बात हो रही है। तो आप ये बताइए, पिछले 10 साल में आपको ऐसा लगता है कि जबलपुर से कोई खिलाड़ी निकला है जो कि बहुत आपको संभावना लगी हो, बहुत प्रतिभावान है, जिसने कहीं राष्ट्रीय स्तर पर की पिछले 10 साल में? ऐसा कोई खिलाड़ी तो मेरी नजर में नहीं है जी, क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों से अमित रंजन देव है जी,
ये इस बारे में कुछ सोचते ही नहीं है जी और इनको बात करने का तमीज नहीं है, तो खिलाड़ी क्या करेगा? जी जी खिलाड़ी मेहनत करता है, उसको जी। सिलेक्शन के लिए जी वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। जी। ये जैसा चाहेंगे वैसे ही, इनको कोई अनुभव तो है ही नहीं फुटबॉल का, जी जी। बस ये अपना धंधा चला रहे हैं ये लोग। हाँ हाँ हाँ। तो ये हमारे साथ जबलपुर के फुटबॉल के सबसे वरिष्ठ और प्रदेश के खाली जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सबसे फुटबॉल वरिष्ठ और बुजुर्ग खिलाड़ी। मैं इनको बुजुर्ग नहीं कहूंगा, क्योंकि इनकी जो शरीर है, इनकी जो स्फूर्ति है, जो इनकी ऊर्जा है, इनको आज भी एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में हमको सामने रखती है। जबलपुर में जहां कहीं भी फुटबॉल के मैच होते हैं, रामपाल उस्ताद वहां निश्चित रूप से वहां उपस्थित रहते हैं। मैदान के बाहर से खिलाड़ियों को वो डांटते हैं, पुचकारते हैं, दोनों टीमों को। सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों टीमों को सपोर्ट करके अच्छे खेल खेलने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। उनका एक जीवन का मात्र उद्देश्य यह है कि जबलपुर की जो फुटबॉल है वो अपना पुराना गौरव हासिल करे और वैसे ही पहले जैसे खिलाड़ी जबलपुर की फुटबॉल के मैदान में आए जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। लेकिन उनके साथ जबलपुर के फुटबॉल प्रेमियों को भी इस बात का दुख है कि जो जबलपुर की फुटबॉल की समृद्ध और गौरवशाली परंपरा है वो खत्म होती जा रही है। खत्म होती नहीं जा रही, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। फुटबॉल मैदान में बस सिर्फ खिलाड़ी सुबह शाम प्रैक्टिस करने आते हैं या स्थानीय तौर पर कोई भी प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो रहा है। संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुए एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि रामपाल उस्ताद जो लड़ाई, जो एक स्टॉपर रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने चट्टान की तरह विपक्ष के हमलों को वो नेस्त नाबूद करते थे, एक सुरक्षा पंथी के वो अद्भुत खिलाड़ी थे, वो मैदान के बाहर एक अटैकर की भूमिका निभा रहे हैं। और उनकी ये जो एक अकेले चलो वाली जो उनकी भूमिका है कि किसी तरह जबलपुर के फुटबॉल का भला हो, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। एक बात और बोलूं? हाँ जी, एक बात और बताइए। मुझे अपने जीवन में एक बात का बहुत दुख है कि हम जबलपुर की फुटबॉल के लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन आपने तो प्रयास किया, आपने अपनी अकेले तौर पर आप कर रहे हैं। अकेले तो मैं और भी लोगों को जोड़ना चाहता हूँ जी जी। और वो कहीं ना कहीं किसी क्लब से या डिपार्टमेंट से संबंधित रहते हैं, तो वो सामने खुलकर नहीं आते, मेरे साथ खड़े होने में भी डरते हैं कि यह टीम सस्पेंड हो जाएगी। हमें तो मतलब एक व्यक्ति, मतलब ये है कि एक स्टॉपर जो फुटबॉल के मैदान का है, उससे खाली जबलपुर नहीं पूरी मध्य प्रदेश का फुटबॉल संघ डर रहा है। लेकिन मैं आशा करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वे जब 100 वर्ष के भी हो रहेंगे तब भी वो फुटबॉल मैदान पर जबलपुर के फुटबॉल के साथ हो। मैं इस चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ बोल सकूं। इसी क्रम में मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।